नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे और एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको आर्म्स एक्ट से जुड़ी जानकारी देंगे, साथ ही इस मसले से जुड़ी आपकी समस्याओं का भी समाधान करेंगे। आर्म्स एक्ट या शस्त्र अधिनियम अवैध हथियारों और उनसे होने वाली हिंसा को रोकने के लिए हथियारों और गोला बारूदों से संबंधित कानून है। इसका मकसद शस्त्रों पर कानून रखकर कानून व्यवस्था को बनाए रखना। सन 1878 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पराधीन भारत के लिए ये कानून बनाया था। अधिनियम के अनुसार किसी भारतीय नागरिकों के लिए बिना लाइसेंस शस्त्र हथियार रखना या उसका व्यापार करना एक दंडनीय अपराध बनाया गया था। इस आर्म्स एक्ट का कई बार संशोधन किया गया। 2019 के संशोधन के तहत इस कानून में कई अहम बदलाव किए गए। एक अनुमान के मुताबिक भारत में कुल 35 लाख लाइसेंसी हथियार हैं। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में 13 लाख लाइसेंसी हथियार हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में 3.7 लाख लाइसेंसी हथियार के साथ दूसरे स्थान पर है। 3.6 लाख लाइसेंस के साथ पंजाब इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। कानूनी तौर पर कोई व्यक्ति सिर्फ 2 बंदूक रख सकता है। पहले 3 बंदूकें रखने की इजाजत मिली हुई थी, जिसके बाद 2 से ज्यादा बंदूकें अब होगी। उन्हें 1 साल तक का सजा का भी प्रावधान है। साथ ही आपको बता दें कि हथियार जमा करने के लिए 90 दिन के अंदर एक्स्ट्रा हथियार नजदीकी पुलिस स्टेशन में या फिर किसी लाइसेंसधारी डीलर के पास आप जमा करवाने होंगे। बंदूकें बनाने, उनकी खरीद फरोख्त, लाने ले जाने के लिए भी और उसके रखरखाव के लिए हर चीज के लिए लाइसेंस की जरूरत होती है। इससे पहले सिर्फ बिना लाइसेंस के हथियार बनाने पर पाबंदी थी। सजा भी सख्त हो गई और पहले गैर कानूनी हथियार रखने पर 5 से 10 साल तक की सजा होती थी। अब इसे बढ़ाकर 7 से 14 साल कर दिया गया है। पहले गैर कानूनी तौर पर हथियारों के लेन देन या रखरखाव के लिए जुर्माने के साथ ही 3 से 7 साल तक की सजा हो सकती थी। अब ये 7 से उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। ये तो थी बुनियादी जानकारी। आर्म्स एक्ट से जुड़ी कानूनी पहलुओं की जानकारी ज्यादा आपको देंगे कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता प्रदीप शर्मा जी। प्रदीप जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। प्रदीप जी, आपको आर्म्स एक्ट से जुड़े हुए तमाम कानूनी पहलुओं को समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आपका भी आर्म्स एक्ट से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारी फोन लाइन्स खुल चुकी हैं। तो लीगल हेल्पलाइन में आज का विषय एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं। विषय दरअसल यही है कि आर्म्स एक्ट से जुड़ी अगर आपको जानकारी कोई भी चाहिए तो आप नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और कानूनी सलाह ले सकते हैं। तो आज का जो हमारा विषय है वो विषय यही है, आर्म्स एक्ट, जिसके बारे में हम आपको तमाम कानूनी पहलुओं को समझाने की कोशिश करेंगे कि आर्म्स एक्ट का क्या मकसद होता है, क्या हथियारों के नियंत्रण के लिए कानून बनाए गए हैं, आर्म्स अमेंडमेंट एक्ट में क्या कुछ होता है और कहां तक की ये सजा का प्रावधान है। इन तमाम पहलुओं पर आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस विषय पर तफसील से चर्चा करने के लिए प्रदीप जी मौजूद है। प्रदीप जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि आर्म्स एक्ट का मकसद क्या है। एक बार फिर से अपने दर्शकों को बताते हैं। दरअसल आर्म्स एक्ट के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। गैर कानूनी तरीके से हथियार रखने पर किस तरह की सजा हो सकती है, इस बारे में आज हम बात करेंगे और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि इसके अंदर क्या कुछ कानूनी प्रावधान है। एक बार फिर से प्रदीप जी का रुख करते हैं। अब बताइए कि इसका मकसद क्या होता है इस एक्ट का, और क्या ये हथियारों के नियंत्रित के लिए एक्ट है? जी नेहा जी, इनफैक्ट जो ये आर्म्स एक्ट है ये आज से नहीं, ये 1857 से ही इसकी कहानी शुरू हो गई थी। हुआ ऐसा था कि जब 1857 का विद्रोह हुआ तो जो अंग्रेज लोग थे जो हमारे देश पर उस टाइम पे शासन में था उनका, तो उनको ये लगा कि ये जो आर्म्स हैं डिफरेंट तरीके के, इनका यूज जो इंडियंस हैं वो उनके अगेंस्ट कर सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने फिर 1878 में इंडियन आर्म्स एक्ट बनाया। और ये जो आर्म्स एक्ट था ये एप्लीकेबल था सिर्फ इंडियंस के ऊपर। मतलब कि जो यूरोपियंस थे वो इससे एग्जम्प्टेड थे। अब इसमें यह है कि जो बेसिकली आर्म्स एक्ट क्या है,
ये 1959 में इंडिया में एक्ट बना, और ये जब शुरू में एक्ट बना था तो इसका नाम था इंडियन आर्म्स एक्ट। जी। लेकिन अब जो एप्लीकेबल आर्म्स एक्ट है, इसका नाम आर्म्स एक्ट है, जो 1959 में इंप्लीमेंट हो गया था। ये इसका बेसिक पर्पस क्या है? इस एक्ट के कारण से कोई भी आदमी अगर उसके ऊपर एक्विजिशन, मतलब वो उसको रख सकता है नहीं रखता है, आर्म्स को पोजेस कर सकता है नहीं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है नहीं, उसको सेल कर सकता है या नहीं, उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकता है नहीं, उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकता है नहीं, या उस आर्म को किसी तरह यूज कर सकता है नहीं। जब हम नेहा जी आर्म्स की बात करते हैं तो वो खाली पिस्टल, बंदूक, दुनाली इत्यादि इत्यादि नहीं है, इसके साथ एमोनिशन भी कवर होता है, गोलियां वगैरह, ये सब इसमें कवर हो जाते हैं जी। बेसिक पर्पस तो इसका नेहा जी ये है कि ये राइट टू सेल्फ डिफेंस, मतलब आप अपने आप का बचाव कर सके। बहुत सी बार क्या होता है कि कई लोगों को, जो जाने पहचाने लोग होते हैं या ऊंचे पद पे होते हैं, उनको किसी ना किसी कारण से किसी अपनी जान का, माल का, अपनी फैमिली को बचाने के लिए आर्म्स की जरूरत पड़ती है। जी जी। तो आर्म्स को एक्वायर करने के लिए एक प्रोसीजर है जो कि डिफाइंड प्रोसीजर है। उसके लिए आपको अपना आवेदन करना पड़ेगा पुलिस लाइसेंसिंग अथॉरिटी को। पुलिस लाइसेंसिंग अथॉरिटी को फॉर्म के साथ आपकी 2 फोटोग्राफ जी। आपका आइडेंटिटी कार्ड जी। यानी आपका निवास स्थान का ऐसा प्रमाण जो ये बता पाए कि आप यहाँ पर रह रहे हैं और परमानेंट यहाँ पर वो निवासी है यहाँ के। जी जी जी। उसके अलावा आपका 2 इसमें गवाह होने चाहिए, आपका डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और आपके खिलाफ कोई आपराधिक मामले पेंडिंग नहीं होने चाहिए, या आपकी कोई प्रवृत्ति, आपराधिक प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। ये जब फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेते हैं, हर स्टेट टू स्टेट में वेरी करता है कि फीस करता है। इस आवेदन पत्र के साथ आपको उस फीस के साथ ये अपना आवेदन पत्र लाइसेंसिंग अथॉरिटीज को देना होता है। लाइसेंसिंग अथॉरिटी ये देखकर कि सारे डॉक्यूमेंट्स इन प्रॉपर ऑर्डर में हैं, उसके बाद वेरिफिकेशन के लिए इस आर्म्स के, जिसकी भी आपने रिक्वेस्ट किया है कि मुझे ये पर्टिकुलर आर्म्स का चाहिए, उसके लिए बाद वेरिफिकेशन के लिए उस एरिया के थाने के अंदर वेरिफिकेशन में भेजते हैं कि आप सही आदमी है नहीं, और आसपास के 2 लोगों का जो गणमान्य होने चाहिए उनका विटनेस होता है कि आप इसमें, ये वो आपके बेसिकली एक तरह से गारंटी लेते हैं कि ये आदमी का कैरेक्टर सही है जी। पुलिस की वेरिफिकेशन के बाद वापस फॉर्म लाइसेंसिंग अथॉरिटी को जाता है, और लाइसेंसिंग अथॉरिटी अल्टीमेटली आपको लाइसेंस इशू कर देती है। नेहा जी एक बात और बताना चाहूंगा मैं कि एक लाइसेंस के ऊपर एक से ज्यादा आर्म्स ले सकते हैं आप। इसी तरह आपको जब एमुनिशन लेना है, जैसे कि अगर आपने कोई पिस्टल लिया, गन लिया, रिवॉल्वर लिया, तो उसके साथ साथ आप कितने गोली वगैरह लेना चाहेंगे ये आपको बताना पड़ता है, और उसकी फिर एंट्री आपके लाइसेंस के अंदर होता है। ये लाइसेंस नेहा जी सारी एक बार इशू होने के बाद सारी उम्र के लिए नहीं होता है, और इसकी हर 3 साल की अवधि के बाद आपको इसको एक्सटेंशन चाहिए होता है जी। एक्सटेंशन का बेसिक पर्पस ये है कि अगर 3 साल के अंदर अंदर हो सकता है आप किसी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाएं और आप देश विरोधी काम करना शुरू कर दें, या आप समाज के लिए कोई ऐसा काम करें जो विरोध में हो, तो ये सब बातें देखने के कारण से उसके बाद वो 3-3 साल के बाद फिर दोबारा से कोई फीस भर के और आपको ये आर्म्स दोबारा से जी हाँ, तो ये पूरा रिन्यू कर लेते हैं। प्रदीप जी जानना चाहेंगे, आर्म्स अमेंडमेंट एक्ट 2019 लागू हो चुका है और ये कानून आर्म्स एक्ट 1959 में संशोधन करके लाया गया है। आर्म्स एक्ट में बुनियादी बदलाव हुए हैं, वो क्या कुछ हुए हैं, हमें तफसील से बताएं। जी ऑडिबल नहीं है आप मुझे। जी आवाज मिल पा रही है आपको प्रदीप जी?
से सुन पा रहे हैं हमें? चलिए, लगता है संपर्क टूट गया। एक बार फिर से हम संपर्क साधने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि आर्म्स एक्ट के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, क्योंकि आर्म्स एक्ट का क्या कुछ मकसद होता है, ये क्यों लागू किया गया, क्या वजह इसके पीछे रही। क्योंकि जैसा कि प्रदीप जी बता रहे थे कि अंग्रेजों के वक्त में ये कानून बनाया गया था और उसके बाद 1959 में इसमें कुछ बदलाव हुए और उसके बाद ही 2019 में भी इसमें कुछ बदलाव के साथ ही इसमें संशोधन किया गया था। आपकी भी कोई जानकारी जो अधूरी है उसे पूरी करना चाहते हैं, अगर आपकी भी कोई समस्या है और उस पर कानूनी राय लेना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। आज का हमारा विषय आर्म्स एक्ट का है। अगर इससे जुड़ा हुआ भी कोई आपका सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान करवा सकते हैं, यानी कि कानूनी सलाह ले सकते हैं। और एक रास्ता कहीं ना कहीं इस खास कार्यक्रम के जरिए हम आपको आपकी परेशानी का एक रास्ता बताते हैं कि आप किस रास्ते पे चल सकते हैं और कहां पर रास्ते पे चलते हुए आपको आगे का आपकी मंजिल का रास्ता जो है वो साफ हो पाएगा। तो ऐसे में दरअसल अगर आपके पास कानूनी अभाव है, किसी भी विषय पर कानूनी जानकारी का अभाव है, तो आप हमें कॉल करिए और पूछिए अपना सवाल। और प्रदीप जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि आपके हर सवाल का जवाब देंगे, आपको बताएंगे कि आपकी बेहतरी के लिए आप क्या कुछ कदम उठा सकते हैं, कैसे आप कौन सा रास्ता चुन सकते हैं, क्या कुछ आपको करना चाहिए। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं अपना सवाल। आर्म्स एक्ट की आज हम लगातार बात कर रहे हैं। प्रदीप जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, मैं आपसे जानना चाह रही थी कि आर्म्स अमेंडमेंट एक्ट 2019 लागू हो चुका है और ये कानून आर्म्स एक्ट 1959 में संशोधन करके लाया गया है। आर्म्स एक्ट में बुनियादी बदलाव क्या कुछ हुए हैं, क्या कुछ इसमें संशोधन हुए हैं? नेहा जी, बेसिकली इसमें सब जो है, एक तो पनिशमेंट का प्रोविजन को थोड़ा सा देखा है। इसमें हर अलग अलग सेक्शंस बनाए गए हैं जिसमें कुछ अमेंडमेंट में कुछ ऐड हुआ है। जैसे कि प्रोहिबिशन हुआ है कि किस तरह का आर्म्स आप ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। मैं आज बताना चाहूंगा आपको कि एक बहुत पॉपुलर केस हुआ है और मेरे ख्याल में हिंदुस्तान में सब जानते होंगे उसको। संजय दत्त जो फिल्मी एक्टर हैं, उनका एक केस हुआ था और उनके पास इलीगल पोजीशन था आर्म्स का। तो वो संजय दत्त वर्सेस सीबीआई था केस, 1994 में केस हुआ था वो। और उसमें जो था, एक्चुअली जो इलीगल आर्म्स को अगर आप जानबूझ के अपने पास रखें तो उसके लिए प्रावधान है, पीनल प्रोविजन है। तो उसमें कॉन्शियस पोजीशन बोलते हैं उसको, मतलब कि आपको पता है कि आपके पास इलीगल आर्म है और आप उसके बावजूद भी उस आर्म्स को अपने पास रख रहे हैं। जी जी। इसमें नेहा जी कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो आर्म्स एक्ट है जिस कुछ लोगों के ऊपर एप्लीकेबल होता है, कुछ लोगों के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। अगला सवाल मेरा यही था प्रदीप जी आपसे कि अवैध हथियार रखने पर ऐसी कौन कौन सी धाराएं लगती है, किसके तहत कार्रवाई होती है, ये भी हमें बता दीजिए जरा। जी, सेक्शन 25, 27 ये ऐसी हैं धाराएं जो इलीगल पोजीशन का या ट्रांसपोर्टेशन का होता है। अगर इसमें मतलब जो सेक्शन 3 है वो अलाउ करता है आपको कि आप आर्म्स लाइसेंस रखें अपने पास। अगर आपके पास आर्म्स लाइसेंस है तो उसके अंदर जो डिफाइंड जो भी प्रदीप जी, एक और छोटा सा सवाल का जवाब दीजिए। एक व्यक्ति आखिर कितने हथियार रख सकता है? क्योंकि पहले ही कहा जा रहा था कि 3 हथियार रखे जा सकते हैं। अगर लाइसेंस आपके पास है भी, उसके बावजूद भी आप कितने हथियार रख सकते हैं? नेहा जी, हर लाइसेंस के लिए अलग एंट्री होती है लाइसेंस के। जी। तो पहले आप जब भी आप एप्लीकेशन करते हैं और अपनी जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है उसके पास आपको पर्पस डिफाइन करना होता है कि आपको ये आर्म क्यों चाहिए। उसकी हिसाब से ही फिर आप वेरी कर सकते हैं, एक लाइसेंस के ऊपर एक से ज्यादा आर्म रख सकते हैं। ठीक है, ये भी हमें बताइए, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि हर्ष फायरिंग की बहुत खबरें आती है कि शादी या फिर कोई भी ऐसा कोई फंक्शन होता है उसमें हर्ष फायरिंग कर दी जाती है। हर्ष फायरिंग करना क्या गैर कानूनी है और इसके तहत कौन कौन सी कार्रवाई हो सकती है, कौन कौन सी धाराओं के तहत कार्रवाई होती है? जी नेहा जी, एक्चुअली ये जो एक्टिविटीज है ये इलीगल है, क्योंकि जब आप एप्लीकेशन देते हैं आर्म्स को प्रिकॉर करने के लिए, आर्म्स को लेने के लिए है, उसमें स्पेसिफिक पर्पस लिखा जाता है कि आपको किस पर्पस के लिए ये आर्म की जरूरत है। आपको सेल्फ डिफेंस के लिए आर्म दिया जाता है
और अगर आप इसको शादी ब्याह में यूज करेंगे या किसी और दूसरी तरह की एक्टिविटीज में यूज करेंगे तो ऑब्वियसली वो इलीगल है। ठीक है, आर्म्स एक्ट जी, ठीक है। आर्म्स एक्ट में 3 साल से 7 साल का इलीगल पोजीशन का सजा का प्रावधान है। ठीक है प्रदीप जी, क्योंकि हम कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में, एक छोटा सा सवाल और है मेरा आपसे। आर्म्स जी एक्ट जी, के तहत बेल के क्या कुछ प्रावधान होते हैं? बेल मिलती है क्या इसके बेलेबल अंदर? बेलेबल ऑफेंस है, जी, बेलेबल ऑफेंस है, बेल मिल जाती है, लेकिन देखा जाता है कि उस आर्म्स का यूज कैसे हुआ है। आप इलीगल आर्म्स को अगर किसी बेच जी, रहे हैं या फिर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, तो 20 सेक्शन 27 में और 27 में, क्योंकि 27 में जो एक्सेप्शन है, पीनल प्रोविजंस दिए हुए हैं कि कब से कब तक की वो हो जाती है। 27 में मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताया गया है। तो जी, इलीगल आर्म को 25 के तहत जो सजा का प्रावधान है उसके अंदर 3 साल से 5 साल तक वेरी करता है। जी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप शर्मा जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने तफसील से चर्चा की और बताया इस आर्म्स एक्ट के बारे में तफसील से। हमारे दर्शकों को भी बहुत बहुत शुक्रिया इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ने के लिए। तो लीगल हेल्पलाइन में अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।